हेलो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नित्या तिवारी और आज मैं एक क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका एक टॉपिक जिसका नाम है प्लेन मिरर, वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे सामने मेरा स्टूडेंट बैठा है, मैं उसको पढ़ाऊँगी एंड आई होप कि मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊँ आपको भी समझ में आता जाएगा। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, वो मेरे से डाउट्स पूछेंगे, तो आपको जो डाउट होगा आई होप इन बच्चों के डाउट्स के द्वारा क्लियर हो जाएगा, या तो फिर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं अपना डाउट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम जो बेटा अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसे ही हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दे रखा है प्लेन मिरर के बारे में नेचर ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ जो प्लेन मिरर के थ्रू हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है उसका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में सिर्फ हमें पढ़ना है। क्लास 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाने लग जाऊँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पढ़ना है हमें? इमेज फॉर्मेशन, मतलब कि जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। चलो लिखो प्लेन मिरर, हेडिंग डाल दी। प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है उसकी टोटल हमें 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है इमेज कैसा फॉर्म होता है हमारा, वर्चुअल। देखो कितना गंदा लिख रही हूँ मैं, VIRTUAL, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बताओ? जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे मान लो शीशे में तुम अपना इमेज देख रहे हो तो तुम उस इमेज को छू पाते हो? नहीं छू पाते हो। आजकल तो बेटा वर्चुअल बहुत कॉमन वर्ड हो गया। एआई देखा है? एआई जनरेटेड जो वीडियोस होती हैं, फोटोज़ होती हैं, वो वर्चुअल होती हैं सारी। उसे तुम छू सकते हो? नहीं छू सकते। क्यों? वो रियल नहीं होती, ठीक है, वो वर्चुअल होती है। उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। किस पे? स्क्रीन पे। वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। दूसरा हमारा क्या प्रॉपर्टी है बेटा? ये 5 प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, क्योंकि ना एग्जाम में आ जाता है। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लिख देती हूँ। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वर्चुअल। दूसरा क्या है बताया मैंने? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? खड़ा होना। इन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स, स्टैंडिंग। अब समझ में आया इरेक्ट का मतलब? मान लो तुम इमेज में देख रहे हो, तुम खड़े हो, तो तुम्हारे सामने वाला इमेज भी क्या होगा? खड़ा होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और बच्चे होते फिर और क्या है? थर्ड, हाइट ऑफ, HIGHT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू HEI, हाइट ऑफ इमेज। इस प्रॉपर्टी के बारे में समझे बेटा? बताओ, तुम बताओगे इसके बारे में मुझे। इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट की, अच्छा मैं समझ गया। बताओ। मिरर के सामने हाइट जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसकी जितनी हाइट होती है, वो जो इमेज बनती है उसकी भी उतनी हाइट होती है। जैसे अगर कोई आदमी खड़ा है, उसकी जो इमेज बनेगी मिरर पर, वो जितने आदमी जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज। गुड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखते हैं बेटा? अभी मैं समझा रही हूँ। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। अगर तुमने यहाँ पे अपने सामने प्लेन मिरर रखा है तो जितना हाइट उस ऑब्जेक्ट का होगा जिसे तुम प्लेन मिरर में देख रहे हो, उतना ही हाइट किसका होगा? उस इमेज का भी होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। प्लेन मिरर पे जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी हाइट जितनी होगी उतनी हमारी किसकी होगी? इमेज की भी हाइट होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बेटा शॉर्ट में HO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HO। और हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं? HI। और अच्छे से लिख दे रही हूँ मैं। HO मतलब
ऑब्जेक्ट, ये ओ है बेटा, देखो लिखा नहीं जा रहा, और एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथा प्रॉपर्टी है सेम डिस्टेंस पे बनता है। किस पे बनता है? सेम डिस्टेंस पे। मान लो तुमने अपने सामने एक प्लेन मिरर रखा है, तो जितने डिस्टेंस पे तुम प्लेन मिरर से होगे उतने ही डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। ये चीज़ का भी ध्यान दिया है? हमेशा मिरर देखते होगे, जितने डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे बीच में मैंने प्लेन मिरर रखा है, ठीक है, तो उस प्लेन मिरर से मेरी जितनी डिस्टेंस होगी, मिरर के अंदर भी इमेज जो फॉर्म्ड होगा उसका भी डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितना होगा? उतना ही होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा बेटा? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हो? यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट लिख रही हूँ, उससे अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं नहीं समझाऊंगी। समझाऊंगी बेटा, ऐसा नहीं है। डर जाते हो क्या कि मैम नहीं समझाएंगी? लेटरली इन्वर्टेड इसका मतलब बताओ। मैम जितना मतलब इमेज जितना इस साइड उतना इस साइड भी होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। इस साइन का मतलब क्या होता है बेटा? इस साइन का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रेकर के लिए होता है। क्या? सॉरी, एरो है। हाँ, एरो। इस साइन का मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे जो चीज़ है उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, या ऐसे एरो का कोई भी साइन लगा होगा ना बेटा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो यहाँ पे जो चीज़ है उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर कोई साइन ऐसा लगा हुआ होता है, ये समझ में आया कि इस एरो का क्या मतलब है? दूसरा चीज़, एक और एरो के बारे में समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा एरो लगा होगा उसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, ये देखो यहाँ पे ये पूरा एरो कंप्लीट है? नहीं है। इस साइड से पूरा एरो कंप्लीट है? नहीं है। इस साइन का मतलब होता है ना बेटा कि यहाँ पे जो चीज़ है वो तो इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ ये वाला जो चीज़ है वो भी इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आया? एक टाइम पे ना तो ये चीज़ पूरा इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ना तो ये चीज़ पूरा इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। इस साइन को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कि मान लो यहाँ पे, अब चलो रिएक्शन के बारे में आ गया, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी A+B, ठीक है, और फिर यहाँ पे एरो देके लिख दिया C, इसका मतलब A और B हमारा रिएक्ट करके क्या बना रहा है? C का फॉर्मेशन कर रहा है। ये तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पढ़ेंगे हम साइंस में बेटा फर्स्ट चैप्टर में। तो इस साइन का मतलब समझे कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये थर्ड चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस साइन का मतलब ये हुआ। लेकिन यही अगर मैं दूसरा साइन बना दूँ जो अभी मैंने समझाया, जो कैसा है बेटा? रिवर्सिबल बोलते हैं उसको। ठीक है, एक तरीके से रिवर्सिबल साइन, कि A तो B में फॉर्म्ड हो ही रहा है, साथ ही साथ B भी किस में फॉर्म हो रहा है? A में। ठीक है, इस साइन का मतलब समझ में आया? अगला देखो। हाँ, तो ये बताओ, अब तो मैंने साइन भी डाल दिया, अब समझाओ मुझे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब। मैम जो इमेज इस साइड फॉर्म होगी वैसे सेम जो इस साइड ट्रांसमिट होगी इस साइड फॉर्म होगी, वो सेम इमेज भी वो वापस वो सेम इमेज है वो इस साइड फॉर्म। नहीं बेटा, देखो, अगर मेरे लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर मेरे सामने ये प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा, फिर कैसे समझाऊँ? मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है। देखो, तुमको तो पढ़ाना ही है, साथ ही साथ उसमें भी पढ़ाना है। कहाँ बनाऊँ मैं डायग्राम? यहाँ बना दूँ? देखो, अगर मान लो ये क्या है हमारा? प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बेटा LHS RHS के साइड शिफ्ट हो जाता है, RHS LHS के साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं इस प्लेन मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मेरा जो ये लेफ्ट वाला हैंड है ना, वो राइट वाले हैंड में, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और ये जो राइट वाला हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। समझ आया? मान लो ये नित्या तिवारी खड़ी है, ठीक है, देखो मेरे बाल, मेरा फ्रॉक, बहुत अजीब बाल हैं। देखो, ये वाला जो मेरा हाथ है ना बेटा, ये वाला जिसमें मैंने वॉच नहीं पहनी है, देखो जिसमें मैंने वॉच नहीं पहनी है वो कहाँ चला जाएगा? इस साइड पे। और जो मेरा ये वाला हाथ है, जिस हाथ में मैंने क्या वॉच पहन रखी है, वो कहाँ पे चला आएगा? यहाँ पे।
समझ में आया? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बेटा जो मेरा राइट वाला हैंड है वो लेफ्ट वाले साइड में शिफ्ट हो जाएगा और जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड है वो राइट वाले हैंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब समझ आया लेटरली इन्वर्टेड का मतलब? बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप डिस्क्राइब करो कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है। समझ आया? चलो नोट करो फटाफट। अब क्या पढ़ें आगे? फिजिक्स नहीं पढ़ना अब? एज योर विश। तो अब हम फिजिक्स के क्लास में बायोलॉजी भी पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। नोट कर लो। तो कहेंगे इसको टीचर को किसने बना दिया। अच्छा पढ़ाती हूँ ना? यस, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ना है बेटा बायोलॉजी में? चैप्टर 5 फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस 79। बहुत ही गंदा चैप्टर है बेटा, मतलब बहुत बड़ा है, गंदा नहीं है, अच्छा चैप्टर है। मैम बोल रही थी अगर ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना तो बायोलॉजी के आगे चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक चैप्टर है। और ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है वो भी यही चैप्टर बायोलॉजी बहुत, ये चैप्टर इससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से बेटा क्रोम पे निकाल के एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, मज़ा आएगा। सर आके फिर मुझे भी डांट लगाएंगे, क्या कर रही है मैम ये आप। खुल गया ना? गूगल पे करूँ? क्या सर्च करूँ? क्लास 10th साइंस, SCIENCE, साइंस NCER। आहा, आ गया, अब मज़ा आएगा पढ़ाने में। कहाँ है बेटा, कहाँ से निकलेगा? मैम वेबसाइट 5th चैप्टर है ना? What the hell is happening here? हो गया। ओहो, तालियां मेरे लिए। लेकिन ये क्लियर नहीं आ रहा बेटा, क्या करें? इसमें साफ दिख रहा है ना? हाउ डू, चलो साफ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना? तुम अपनी एनसीईआरटी तुम लोग को, हाँ गुड। इसमें कुछ मैं लिख नहीं सकती क्या? छोड़ो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन जैसे पढ़ रहे थे वैसे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? लाइफ प्रोसेसेस। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ आगे के और एपिसोड्स के साथ। लाइफ प्रोसेस हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम अपने जीवन के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा लाइफ कैसे चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारी लाइफ को रन कराने के लिए, जैसे खाना, ठीक है। अभी हैवी वर्ड्स मत बोलो, साथ साथ पढ़ेंगे फिर समझेंगे। सबसे बेसिक वर्ड जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, फिर वो खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हम भाग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक प्रोसेस है खाना या फिर सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है। हम सांस लेते हैं तभी तो जिंदा है ना। बचपन में हमने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि बिना सांस लिए हम क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं, ठीक है। तो सांस कैसे लेते हैं? ब्रीदिंग, जिस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। हम जो खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट लेके जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम आउटसाइड द बॉडी कैसे डिलीवर करते हैं, उसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं सब नोट करा दूंगी, हाँ नोट मत करो, अभी मैं सब नोट करा दूंगी, ठीक है।
तो सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। बिफोर दैट हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। पहला एनसीईआरटी का लाइन हमसे सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो अलाइव यानी कि जिंदा है और नॉट अलाइव यानी कि जिंदा नहीं है। तो ये सवाल हमसे एनसीईआरटी पूछता है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए। मैम वो देख के कि वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं, उसकी ग्रोथ को देखकर। ठीक है, और ग्रोथ और ब्रीदिंग दो ही मेन चीज़ है। दो ही मेन चीज़ है। जो हमारा एक ट्री होता है, ट्री भी तो क्या है हमारा, लिविंग थिंग है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। तो पता है ना व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट नॉट। मैं कुछ और पूछ रही हूँ बेटा, बहुत सारे ऐसे हमारे पहाड़ है ना बेटा, पहाड़ समझते हो, वो हमारे अभी भी ग्रोथ शो करते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। तो क्या ग्रोथ ही सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम डिफाइन कर देंगे कि जो हमारा थिंग है वो लाइव है या अलाइव है? नहीं ना, बहुत सारे ऐसे हम मल्टीपल कैरेक्टर समझेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कोई भी जो हमारे सामने थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग बचपन में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा, 5th क्लास स्किप कर दिया। तो एनसीईआरटी हमसे क्या पूछती है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने है वो जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है। अलाइव मतलब जिंदा है और नॉट अलाइव मतलब कि जिंदा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर समझेंगे हम, जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा, जिससे हम एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि कोई चीज़ लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। अगला लाइन कहता है, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम किसी कुत्ते को भागता हुआ देखते हैं, दौड़ता हुआ देखते हैं, और अ काउ चीविंग कड, या फिर किसी गाय को घास फूस खाते हुए देखते हैं, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या फिर किसी इंसान को पागलों की तरह सड़क पे चिल्लाता हुआ देखते हैं। देखे हो ना, जो ले लेते हैं वो सड़क पे चिल्लाते रहते हैं। एंड वी नो दैट दीज आर, मेरे आँख में दर्द हो रहा है बहुत तेज, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग बींग्स है। कैसे? अगर हम किसी कुत्ते को भागता हुआ देख रहे हैं, वो चल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम उस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कुत्ता क्या है, अलाइव है, जिंदा है, डॉग। अ काउ चीविंग कड, यानी कि जो हमारी गाय है वो कुछ खा रही है, खाना खा रही है। खाना क्यों खा रही है? अपने खुद को न्यूट्रिएंट देने के लिए। न्यूट्रिएंट देगी तो क्या होगी, उससे वो जिंदा रह पाएगी, अपने बेसिक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए उससे एनर्जी मिल पाएगी। खाने से मिलेगी ना, किससे मिलेगी? समझ आ रहा है? और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और जो हमारा सबसे बड़ा लिविंग बीइंग है वो क्या है, ह्यूमन, ठीक है। या फिर किसी इंसान को अगर हम चिल्लाता हुआ देखते हैं तो क्या कर रहा है, बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी लिविंग बीइंग है या फिर लिविंग बीइंग नहीं है। अभी वन बाय वन हर एक प्रोसेस को पढ़ेंगे। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हमें पता है कि ये सारे क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। वॉट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर अस्लीप, लेकिन तब क्या, जब वो कुत्ता यानी कि जो डॉग है, या फिर जो मैन है जो चिल्ला रहा था वो नहीं चिल्ला रहा है, जो डॉग है हमारा जो भाग रहा था वो नहीं भाग रहा है, या फिर जो इंसान है वो चिल्ला रहा था वो चिल्ला नहीं रहा है, और जो हमारी काऊ है जो कुछ खा पी रही थी वो खा पी नहीं रही है, तो क्या अगर वो सो गए हैं तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो नॉन लिविंग बीइंग है? क्यों? ग्रोथ हो, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे लाइफ प्रोसेस है जो जब हम सोते हैं तो भी चलते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब हार्ट पंप करता है वो हार्ट बीट हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो हार्ट बीट बंद हुआ तो इंसान भी बंद हो गया ठीक है। तो कुत्ते के भागने से, यानी कि हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही नहीं पता लगा सकते, बाहर आउटर अपीयरेंस से ही हम नहीं कह सकते कि वो इंसान लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। इस लाइन के कहने का मतलब एनसीईआरटी का ये है बेटा कि हम सिर्फ किसी चीज़ के आउटर अपीयरेंस से ये नहीं बता सकते कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि जो कुत्ता था वो भाग रहा था, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, तो उसके फिजिकल एक्टिविटी से हमें पता चला कि कुत्ता क्या है, जिंदा है। काऊ जो थी
खाना खा रही थी, यानी कि वो कुछ काम कर रही थी जो हमें दिखाई दे रहा था, शांति से तो नहीं बैठी थी ना। जो इंसान था वो चिल्ला रहा था सड़क पे, लेकिन अब तीनों एक साथ सो गए। तो क्या वो सो गए तो हमें तो उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिख रही, हमें उनके आउटर अपीयरेंस से तो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही ना। जब वो सोए हैं तो हमें दिख रहा है क्या कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए इसेंशियल है, क्या? तो वो देख के पता लग रहा है तुमको, सांस ले रहा है तो दिख ही रहा है ना कि सांस ले रहा है। और वो बहुत धीरे धीरे ऐसे मुंह छुपा के सो जाए तो नहीं पता चलेगा ना। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ हम आउटर अपीयरेंस देख के ही नहीं बता सकते कि वो इंसान जिंदा है कि मरा हुआ है। तो अगर ये तीनों लोग अगर सो जाएं तो क्या कहेंगे हम कि वो मर गए हैं? नहीं मरे हैं। क्यों? क्योंकि सोते हुए भी वो अपनी लाइफ की बहुत सारे ऐसे इसेंशियल प्रोसेसेस कर रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए क्या है, ज़रूरी है, जो हमें उनके आउटर अपीयरेंस से पता नहीं चल रहा। समझ आ रहा है ना बेटा? We would still think that they were alive। हम फिर भी सोचेंगे कि वो जो कुत्ता, इंसान या फिर गाय है वो क्या है, हमारे जिंदा है। बट हाउ डिड वी नो दैट? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम उन्हें देखेंगे कि क्या, जैसे तुमने बताया बेटा, हम उन्हें देखेंगे ब्रीद करते हुए, सांस लेते हुए, और इससे हमें क्या पता चलेगा? जिंदा है। तेज बोलो। वॉट अबाउट प्लांट्स? लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या? प्लांट तो बेटा एक जगह पे मरे हुए रहते हैं, मरे नहीं रहते, मतलब एक जगह पे पड़े हुए रहते हैं। तो क्या वो प्लांट हमारे मरे हुए होते हैं? क्योंकि वो तो तुम्हें ब्रीद करते हुए, सांस लेते हुए भी तो नहीं दिख रहे। तो इससे तुम क्या बोल दोगे कि प्लांट हमारे मरे हुए हैं? नहीं ना, प्लांट भी हमारे जिंदा है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे प्लांट है वो जिंदा है? तो प्लांट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मेनली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है। ठीक है, आउटर अपीयरेंस से तो हमें पता ही चल जाता है कि वो जिंदा है। स्टिल हम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हर ह्यूमन के लिए एसेंशियल है अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। ठीक है, वी से देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। अब तुम लोगों में से कुछ लोग बोलोगे, हम लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो वो जिंदा है, अगर वो ब्राउन कलर के हैं यानी कि वो सूख गए, उनका लाइफ का एंड हो गया। लेकिन क्या ये एक्चुअल ट्रूथ है बेटा? क्या सिर्फ जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ अलाइव होते हैं? ब्राउन कलर वाले प्लांट्स अलाइव नहीं होते, वो मरे हुए होते हैं। होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ब्राउन कलर के प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे हम बता सकते हैं। ये सब हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं बेटा? आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे बता रहे हैं। समझ नहीं आ रहा? बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? देखो यहाँ पे बात आ गई ना। लेकिन उन पेड़ पौधों के बारे में क्या जिनकी जो पत्तियां हैं वो हरे के अलावा किसी और कलर की है? ठीक है, कहाँ गया? हाँ, दे ग्रो ओवर टाइम, वो समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, जिंदा है। हम देखते हैं उनमें पानी डालते हैं और धीरे धीरे जब वो लाइफ के साथ ग्रो, टाइम के साथ ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या है, जिंदा है। कहाँ गया? ये तो खो जा रहा है मेरे से। दे विल ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, अब हम में से कुछ ये कहेंगे कि हम उन्हें समय के साथ बड़ा होते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। मतलब कि हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम यही सोचेंगे कि वो किसी तरीके का मूवमेंट शो कर रहे हैं, यानी कि या तो वो बड़े हो रहे हैं या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो प्लांट्स जाते नहीं है। एनिमल्स के केस में हम क्या कहेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और प्लांट्स में मूवमेंट हम कैसे कहेंगे कि वो विथ टाइम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली हम यही कहेंगे कि वो किसी शॉर्ट ऑफ मूवमेंट, मतलब किसी तरीके का मूवमेंट शो कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे, बोरिंग लग रहा है क्या बेटा? और इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करेंगे कि वो लिविंग बीइंग है, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। या तो प्लांट के केस में ग्रोथ से रिलेटेड कि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर ग्रोथ रिलेटेड नहीं, जैसे कि हमने डॉग्स और किसके बारे में पढ़ा, काऊ और मैन के बारे में।
एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, और यही सारे छोटे छोटे कॉमन मतलब कि आम से सबूत हम बताएंगे किसके लिए, कोई चीज़ जिंदा है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या फिर डेड है, ठीक है, डेड है, बीइंग अलाइव, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। देखो यहाँ पे अब एक बात आ गई ना बेटा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं कि वो समय के साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। अब ह्यूमंस के केस में तो तुमने बोल दिया कि मैम अगर वो सोया होगा तो मुझे पता चलेगा कि वो सांस ले रहा है, कैसे सांस ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, उसकी जो चेस्ट रीजन पे होता है वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स में हमारा एयर जाता है ना, अभी आगे पूरा डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो जैसे कि तुम कहोगे कि मैम जब वो सोया हुआ है तो वो ब्रीथ कर रहा है, तो उसकी जो ब्रेस्ट है, चेस्ट है, वो क्या कर रही है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ऊपर नीचे सा मूवमेंट शो होता है। या फिर उसके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से कुछ एयर पास कर रही है, तो हम अगर उसके नोज नेजल चैम्बर के पास हाथ लगाएंगे तो हमें कुछ चीज़ फील होगा ना कि वहाँ पे एयर कॉन्टिन्यूसली आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इससे हम क्या बता देंगे कि वो इंसान जिंदा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो कि बिना शो किए किसी मूवमेंट को भी ब्रीथ करते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। बिना अगर किसी आदमी को देखो आप बिना उसकी सांस लेने की तरीके के बिना भी देख सकते हैं, अगर ना देखें कि वो सांस ही ले रहा है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो जिंदा है। मतलब अगर सिर्फ बिना अगर सांस तो ले ही रहा है, बट अगर हम ना देखें कि वो सांस ले रहा है तो उसके अलावा भी देखते रहिए, सब देख सकते हैं वो जिंदा है। एनिमल किंगडम का बेटा सबसे अभी आगे क्लास 11-12 में पढ़ोगे ना, तो 2 किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, प्लांट्स के और एनिमल्स के, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और उस एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं जिसमें हम उनके जनरल कैरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि ये जो एनिमल है वो हमारा इस किंगडम में रहेगा, ये एनिमल हमारा इस किंगडम में रहेगा। एनिमल किंगडम के बेटा टोटल आई थिंक 10 या 11 फाइलम्स है। पहला फाइलम है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन, सिकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये एनिमल किंगडम है। टोटल 11 किंगडम है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक्वेटिक एनिमल होता है, पानी में रहने वाला होता है, मोस्टली मरीन होता है। मरीन यानी कि नमकीन वाले पानी में रहता है, ठीक है, मरीन यानी कि नमकीन वाले पानी में रहता है। फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर भी होते हैं उनमें से बहुत सारे। तो वो होता है ना बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है एनिमल किंगडम का, वो पॉरीफेरा के अंडर आता है, पानी में रहता है, एक्वेटिक मरीन होता है, नमकीन वाले पानी में रहता है। और उसके बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। जैसे कि उसका जो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, उसका नाम है बेटा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला पॉरीफेरा एनिमल किंगडम के फाइलम के अंडर आता है, जो फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है। नहीं समझ आ रहा? थोड़ा ही समझना है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, वो सबसे छोटा होता है, उसके अंदर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम यानी कि कुछ लिखने का होता है, तो मैं समझाती लिख के, देखो ले लेकिन मुझे समझाना है वो टॉपिक अच्छे से। 11 किंगडम बता दी मैंने, अभी तक याद है मुझे, 1 साल पहले पढ़ी थी मैं। घंटा टीचर, देखो लिख सकती हूँ अब मैं, पेन चाहिए मुझे, हाँ आ गया। देखो पॉरीफेरा का डायग्राम बना रही हूँ मैं, तो कहाँ गया बेटा? आजा आजा आजा। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके समझा रही हूँ, लेकिन तुम चूँकि बोले हो कि मैम और भी तो तरीके होंगे पहचानने के लिए कि वो ज़िंदा है कि नहीं अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग, उसको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ। इरेजर नहीं है इसमें? देखो
पॉरीफेरा की बॉडी ना बेटा कुछ ऐसी सी होती है, वो तो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा सा होता है, स्टिल मैं उसकी बॉडी बनाने की कोशिश कर, आई एम प्रो इन बायोलॉजी। देखो 2 साल पहले का डायग्राम मुझे अभी तक याद है, 1-1.5 साल। ये क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स है, नहीं ये स्पॉन्जियोसील है, ये ऑस्टिया है, ये ऑस्क्यूलम है। पूरा डायग्राम बना के दिखाओ, देखो ये ऑस्टिया है, ये है ऑस्क्यूलम, ओ ये स्पॉन्जियोसील है, यहाँ पे क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स होते हैं। वाटर इसकी बॉडी में ना बेटा, ये चूंकि ये पानी में रहता है तो यहाँ से ऑस्टिया से वाटर इसके बॉडी में जाता है, ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जियोसील में जाता है, स्पॉन्जियोसील से क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स में जाता है। कॉलर सेल्स इसके ऐसे सेल्स होते हैं ना बेटा जो इसको रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में, मूवमेंट में, एक्सक्रीशन में, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर ये क्वेनोसाइट से होते हुए ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, ऑस्क्यूलम। इसको तुम देख के बता दोगे बेटा कि ये जिंदा है कि नहीं जिंदा है? इसके लिए तो तुमको इसकी लाइफ प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी ना, देख के तुम थोड़ी बता सकते हो कि ब्रीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ आया? ज़्यादा समझा दिया? समझाना था मुझे, छोड़ो, इरेज कर दे रही। अभी मैं 11th का पूरा बायोलॉजी पढ़ा दूँ खड़े खड़े यहाँ पे। देखो कहाँ गया, पेन नहीं चाहिए मुझे, कहाँ पढ़ा रही थी बेटा मैं? बट प्लांट्स दैट आर नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हुए विजिबल नहीं है, हम उन्हें देख नहीं सकते कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो भी क्या है? जिंदा है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और ऐसे भी जानवर हैं जो बिना किसी विजिबल मूवमेंट के, यानी कि देखने, हम उनके मूवमेंट्स को देख नहीं सकते, फिर भी वो क्या है? जिंदा है, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया किसका? पॉरीफेरा, सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल है। उसके बाद तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आ जाता है। उसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में बेटा हम टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनिज्म, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में हम टिश्यू लेवल के ऑर्गन्स को हाँ बिल्कुल मैम। जो क्या बोलते हैं, जब कोई प्लांट है उसके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, कि पानी को बाहर थ्रो कर देता है। मतलब ये प्लांट तो पानी के अंदर रहते हैं, तो इन्हें कोई हार्म नहीं होता पानी से? बेटा प्लांट, हम भी तो एयर में रहते हैं, लेकिन हम हद से ज़्यादा अगर एयर को ब्रीथ कर लें तो क्या होगा? हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है ना, जो जितना हमें एयर की रिक्वायरमेंट है उतना ही हमारे बॉडी में एयर को लेता है। अगर उससे ज़्यादा लेने लग जाए तो क्या होगा? हमारे कोई बीमारी हो जाएगी, फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, उनके पास भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, वो उतना ही पानी अपने अंदर लेते हैं जितनी की उनको रिक्वायरमेंट होती है। बात रही कि वो पानी में रहते हैं तो मैम वो ख़राब क्यों नहीं होते, सड़ते क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं? क्योंकि वो पानी में रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। अडेप्ट होने का मतलब कि पानी साफ थोड़ी है, तो कैसे मैनेज करते हैं? वो अडेप्ट कर लेते हैं बेटा। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को देख के उन्हीं सिचुएशन में रहने के लिए खुद को उस तरीके से क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मतलब कि अभी हम लोग, तुम जैसे मिडिल क्लास में रह रहे हो, फैमिली में सब मिडिल क्लास में ही रह रहे हैं अभी, तो अभी जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में रह रहा है तो खुद को अडेप्ट कर चुका है कि हाँ मुझे इस तरीके से इतने रेंज के अंदर कपड़े पहनने हैं, इतने रेंज के अंदर खाना खाना है, हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। लेकिन अब मैं तुमको एकदम से उठा के सुपर हाई क्लास में भेज दूँ तो तुम्हें वहाँ पे दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं। चलो ये एग्जाम्पल नहीं लेके समझा रही मैं। मुझे पता है मुझे बड़े होके क्या करना है। मुझे तो रहेगा पता, मुझे पता है, मुझे तो अभी मुझे अच्छा रहेगा। देखो अगर तुम यहाँ पे अभी एटमॉस्फेयर, जो एयर का प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन मैं समझा दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इस टाइम एटमॉस्फेयर में कितना है?
आई थिंक 159 mmHg है, हाँ कंफर्म 159 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे इन्वायरमेंट में, और इसी इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं। अब तुमको मैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पे ले जाके रख दूँ जहाँ का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 200 प्लस है, तो वहाँ पे तुम सर्वाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे, तुम्हें दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं मैं अगर तुम्हें रोज़ थोड़े थोड़े देर के लिए वहाँ पे ले जाऊँ तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। तो वैसे ही प्लांट्स के भी केस में होता है बेटा कि उन्हें गंदे पानी में रहने की आदत हो जाती है धीरे धीरे, और उनकी बॉडी उस चेंजेस को अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, कहाँ पढ़ा रही थी मैं? हाँ, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ देख के बता रहे हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये इनफ नहीं है किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ के आउटर अपीयरेंस उसको सिर्फ देख के बता रहे हैं कि ये चीज़ हमारी क्या है, लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है, तो ये सिर्फ इनफ नहीं है। काफ़ी हद तक सही है बेटा, लेकिन एक्सेप्शंस में सही नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। ऐसे मूवमेंट जो बिल्कुल स्मॉल स्केल, बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने बेटा वो पॉरीफेरा का एग्जांपल लेके बताया ना, तुम कहाँ खोए हुए बेटा? पॉरीफेरा का एग्जांपल लेके बताया, तो वहाँ पे क्या था, तुम उसकी बॉडी को देख पा रहे हो क्या कि मैम यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से स्पॉन्जियोसील में जा रहा है, स्पॉन्जियोसील से कॉलर सेल में जा रहा है, कॉलर सेल से क्वानोसाइट में जा रहा है, क्वानोसाइट से ऑस्क्यूलम में जा रहा है। ये सिर्फ देख के बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से यानी कि नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पावरफुल माइक्रोस्कोप की। बेटा वो चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखाता है। जैसे कोई छोटी चीज़ होती है ना, उसमें मिरर्स, लेंसेज लगे हुए होते हैं कि वो उस चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाता है, जो हमारी नेकेड आइज़ नहीं देख पाती। हमारे आइज़ का भी एक रेंज है बेटा कि हम इससे छोटी चीज़ नहीं देख पाएंगे। ट्रेन देखे हो? ट्रेन को कभी रुका हुआ देखा है, कभी चलता हुआ देखा है? तो हाँ, तो जब ट्रेन हमारे पास से, जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं वो बहुत फास्ट निकलती हैं, है ना, तो क्या तुम उनके सारे जो बॉक्सेस होते हैं उनको देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। एक टाइम के बाद वो बॉक्स हमें बिल्कुल ब्लर दिखने लग जाती। क्यों? क्योंकि हमारे आई का एक रेंज है कि 0.7 सेकेंड कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है टाइम। अगर 0.7 सेकेंड से अगर कम टाइम लगा तो हमारी आई उस चीज़ को नहीं देख पाएगी। वैसे ही किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आई का एक रेंज है, हमारी आँखों का एक रेंज है कि इससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकते, और उसी चीज़ को एग्जैजरेट करके बड़ा करके हमारा माइक्रोस्कोप दिखाता है। समझ में आया? तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बिल्कुल स्मॉल स्केल पे होते हैं, बहुत छोटे स्तर पे होते हैं, जो विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आई, नग्न आँखों से। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट केमिकल्स में कभी देखे हो? हमारे आसपास बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें हम देख पाते हैं नेकेड आई से। क्यों? क्योंकि हमारी आई उतने छोटे रेंज के एलिमेंट्स को शो करने के लिए परसिस्ट नहीं है। समझ आए? अगर यहाँ पे कोई अगर मॉलिक्यूल रखा है तो हमें तो देखने को पूरा टाइम मिल रहा है, तो हम देख नहीं पा रहे। अभी क्या बोला बेटा मैंने कि दो चीज़ बोली ना, कि टाइम तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन हमारी आई का हमारे आई का एक साइज डिफाइन है बेटा ना, कि इससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकते। तो उससे छोटी चीज़ तुम कैसे देख पाओगे? उसको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पावरफुल माइक्रोस्कोप। जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम नहीं देख पाते। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि क्या, इतनी गंदी, बताओ आंसर दो। यहाँ पे पूछ रहा है एनसीईआरटी, इज दिस इनविजिबल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? कि क्या ये जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जो मूवमेंट हमारी हो रही है वो, एक सेकेंड बेटा, एक कॉल आ रही है। हेलो
हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ हाँ, क्लास ले रही हूँ मैं। बस थोड़ी देर में। क्या हो बता। हाँ ठीक है, अंदर आके बैठ जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आ गए आपके प्यारे प्यारे अतुल सर। देखो, यानी कि जो हमारी बिल्कुल छोटी छोटी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमारी आई से इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, क्या वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग नहीं रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रीदिंग को कॉमनली हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। तो क्या जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है? क्या ये इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? है कि नहीं है? बिना रेस्पिरेशन के तो एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है बताओ प्रोसेस? Utilizing of food in the form of energy. वाह वाह, बहुत बेकार। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है बेटा, बाहर से हम ऑक्सीजन लेके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है एज, जिसे हम एनर्जी कह देते हैं। उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं और ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। समझ में आया? तो क्या ये प्रोसेस हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन से या फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ डिजीजेज हो जाती हैं लोगों को, जैसे कि अस्थमा, जिसको एज़मा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हम अपने आसपास में एस्थमा बोलते हैं तो मैं एस्थमा ही बोल रही हूँ। तो अस्थमा जिसको होता है, वहाँ पे क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल क्या होती है जो हमारे, अभी मैं डायग्राम की हेल्प से रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जो हमारी हवा होती है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी होती है बेटा कि कम से कम, नहीं समझ में आ रहा? वाइटल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है बेटा कि हमारे लंग्स में हम कितना भी एयर को एक्सेल आउट कर दें, यानी कि बाहर निकाल दें, कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती ही रहती है। जब वही वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे एस्थमा की प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर एयर एक्सेल आउट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे सांस फूलने लग जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में समझाऊंगी। कहने का मतलब कि ये जो इनविजिबल मूवमेंट होती है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, वो भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बेटा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन ना, क्या बोलते हैं उसको, चेरी ऑन द केक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक लाइन का ब्रेक डाउन करके मैं समझा रही हूँ, वरना मैं नोट्स लाके छपवा के पढ़ाती, फिर खेल ख़त्म था। If we ask this question to professional biologist, they will say yes. अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, जैसे कि मुझसे सॉरी मैं कोई प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो क्या कहेगा? हाँ, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। बेटा वायरसेस क्या होते हैं? यहाँ तक समझ में आया ना? कि अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट मेरे से नहीं, किसी अच्छे बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो क्या बोलेंगे? हाँ है। अब बताओ बेटा मुझे, वायरस क्या होता है? वायरस लिविंग बीइंग होता है या फिर नॉन लिविंग बीइंग होता है? वायरस लिविंग बीइंग। 8th क्लास पढ़े हो बेटा? नॉन लिविंग। 8th क्लास पढ़े हो? क्या होता है वायरस? वायरस ना तो लिविंग बीइंग होता है ना तो नॉन लिविंग बीइंग होता है। वायरस जब तक होस्ट की बॉडी से बाहर रहता है तब तक वो नॉन लिविंग होता है। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग बीइंग हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाल के तुम पहले लिखो नोटबुक में। मुझे लगा ये पता होगा बेटा तुम्हें। लिखिए वायरस के बारे में।
मेरी मम्मी कल से फ़ोन खोल के बैठी रहेंगी कि मेरी बेटी का इतने बजे क्लास होगा। नहीं, इसके बाद लाइव पे जाएगा, फिर लाइव थोड़ी हो रहा होगा। पता नहीं, जो भी होगा, जितने बजे भी होगा, मेरी मम्मी पूरा देखेंगी, मुझे पता है। वायरस का मतलब पता चला क्या होता है? वायरस जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तब तक वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग एक्ट करता है। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग बीइंग हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक वायरस, हाँ ये चीज़ भी याद करो, नोट डाल के लिखो, या तो फिर अगर एनसीईआरटी है तो उसे हाईलाइट करो। और इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम जाके छाप के आते हो बुक का लैंग्वेज, और मैम कहती है और क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अब मुझे बैठ के पढ़ाने दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। चलो हाईलाइट करो इसको, बताओ इसका मतलब क्या कह रहा है कि वायरस, कोई भी कैमरे में नहीं आ रही, बैठ भी नहीं सकते। ये ऊपर नहीं होता है, कैसे होता है? छोड़ो ना, टाइम वेस्ट। इससे टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। देखो वायरस क्या होता है बेटा, जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तब तक वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग एक्ट करता है। तो अगर वो नॉन लिविंग बीइंग है तो कोई मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो इंटैक्ट सम सेल मतलब कि होस्ट की बॉडी में आता है तो कुछ सेल्स के कांटेक्ट में आता है, फिर वो क्या करता है, रैपिडली डिवाइड करता है, और डिवाइड करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल रैपिडली डिवीजन करता है, फिर पूरी बॉडी में वायरस फैला के बीमारी फैल जाता है। ठीक है, तो वायरस तब तक मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता जब तक वो होस्ट, कर लो सब कर लो तुम यहाँ पे देखो, वायरस तब तक कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता जब तक वो इंटैक्ट सम सेल, मतलब कि किसी सेल के इनफेक्ट नहीं है बेटा, इंटैक्ट है। देखो इनफेक्ट है, ठीक है, जो भी है, इंटैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के कांटेक्ट में आना। ठीक है, तो तब तक वो अपना कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता जब तक वो किसी होस्ट सेल में या फिर किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग एक्ट करेगा, और नॉन लिविंग बीइंग होने के होगा तो फिर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर आता है तो क्या होता है, वो एज अ लिविंग बीइंग एक्ट करने लगता है। लिविंग बीइंग एक्ट करने लगता है, फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करने का सबसे पहला एग्जांपल क्या है, वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि अपनी जनरेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाता है। फिर हमारी पूरी बॉडी में वो वायरस फैलता है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। कोविड-19 वायरस आया था ना, कोरोना वायरस। बहुत सारे वायरस होते हैं बेटा, जो हम नॉर्मल स्नीज करते हैं, ज़ुकाम आती है हमें, उससे भी तो हमारे बहुत सारे वायरस निकलते हैं। तो फिर वो नहीं, वायरस तो बाहर निकलते, वायरस मतलब कि हमारी बॉडी में है बेटा। वायरस निकल रहा मतलब कि, सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ, वायरस निकल रहा है मतलब कि वो हमसे किसी दूसरी पर्सन के कांटेक्ट में जा रहा है, फिर वो वहाँ से उनकी बॉडी में जा रहा है। तो वायरस जो हमारी स्नीज का वायरस होता है वो एक कम्युनिकेबल वायरस होता है, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। जो हमारा कोविड-19 वायरस आया था वो क्या था, हाईली कम्युनिकेबल था, कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, मैं उसे छू दूँ और मेरे अंदर वो वायरस है तो दूसरा इंसान आके अगर इसे छुएगा तो उसे भी वो बीमारी लग जाएगी। कोविड-19 वायरस था ना, तो वो हाईली कम्युनिकेबल था। ठीक है, चलो, एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि जो वायरस हमारे होते हैं वो ट्रूली यानी कि सच में अलाइव होते हैं या फिर सच में अलाइव नहीं होते। क्योंकि बेटा वायरस जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तब तक वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग एक्ट करते हैं, और जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर आते हैं तो वो एज अ लिविंग बीइंग एक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। चलो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको ऑफ कैसे करना है क्लास को, सर को जाके बोल देना कि सर क्लास ऑफ कर दीजिए, हो गया। लिख रहे हो? हाँ हाँ लिख रहे हो।
नमस्कार नमस्कार, मेरा क्लास ओवर हुआ, कल हम मिलते हैं वापस इसी समय पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। ऑफ कहाँ से करना है? कितना टाइम हो रहा है? 5:19। सर हो गया? कर दिया? नहीं, मैंने ऑफ नहीं किया, आप कर दीजिए।